गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी इसके बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है तो उसका जनरल टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जनरल टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं और nth टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तीनों में से कुछ भी अगर होगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सो द nth टर्म ऑफ एन एपी The nth term of an AP is denoted by an। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि किसी डिनोट करेंगे an से और tn से, और लास्ट टर्म होगा तो इस केस में l लिखते हैं। ठीक है, an, tn और l and is given by an equals to a plus n minus 1 into d। दिस इज़ द फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि जनरल टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर n क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं कि कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है। अगर हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 10 आएगा। हमें अगर 25th टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 25 आएगा। ठीक है, सो कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसका जनरल टर्म या nth टर्म या फिर हमें लास्ट टर्म अगर फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। इसमें a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट टर्म इसका 2 है, कॉमन डिफरेंस 2 है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। 2 4 6 8 10 ये है हमारे पास। किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करो। 10 माइनस 8 कितना आएगा, 2। या फिर 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा। तो किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करके कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, और पहला वाला जो होता है उसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो हमारा ये तो हो गया a इक्वल्स टू 2, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, फिर एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करेंगे तो 2 आएगा। अब हमें फाइंड करना है a25 यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ें फाइंड करनी होती है, a, d और n। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें आपने फाइंड कर लिया तो फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो a, d और n की वैल्यू आराम से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है, और हमें a25 फाइंड करना है, इसलिए n की वैल्यू कितनी होगी 25। समझ आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, a25 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 है तो n हमारा कितना है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, n 25 है तो 25 माइनस 1 इंटू डी। अब 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, a प्लस 24 डी। अब a की जगह 2 रख दो और d की जगह भी 2 रख दो। 24 2 जा 48, 48 प्लस 2 कितना हो जाएगा 50। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है सबको। अब देखिए, एक चीज़ ये भी है कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। अगर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ढंग से ऑब्जर्व करें तो उसका क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता कैसे है, a फिर a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह से चलता जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। दिख रहा है आपको। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, आप ढंग से देखिए। जो सेकेंड टर्म है इसमें d के आगे कितना है 1, जो थर्ड टर्म है इसमें d के आगे कितना है 2, जो फोर्थ टर्म है उसमें d के आगे कितना है 3। यानी d का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 कम होगा। जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उससे 1 कम होगा। यानी अगर हमें nth टर्म फाइंड करना है an, तो a तो सब में आ ही रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो an में भी a आएगा और प्लस। अब यहाँ पे जैसे सेकेंड टर्म फाइंड करना था तो यहाँ कितना आया है 2 माइनस 1। यहाँ थर्ड टर्म फाइंड करना था तो यहाँ आया है 3 माइनस 1। यहाँ फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो यहाँ 4 माइनस 1 आया है। ऐसे जब हमें nth टर्म फाइंड करना होगा तो कितना आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज़ द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, कि nth टर्म का फॉर्मूला ये क्यों होता है, ये इसका रीज़न है। तो याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, टी एन भी एन टर्म है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ए एन टी एन और एल एक ही बात है, सब में यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है rth टर्म फ्रॉम एंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से सीखना है आपको। rth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल्स टू n प्लस वन माइनस rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा rth टर्म फ्रॉम एंड इक्वल टू a प्लस एन माइनस आर इंटू डी। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट लगा सकते हैं या फिर इस लॉजिक से भी कर सकते हैं। एंड से जो rth टर्म होता है वो स्टार्टिंग से n प्लस वन माइनस rth टर्म होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज़ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि लास्ट से सेकेंड टर्म rth टर्म, rth मतलब कोई भी, मतलब लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा होगा 8। लास्ट से सेकेंड टर्म कौन सा होगा 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है, यानी r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। अब ये स्टार्टिंग से कौन सा टर्म होगा, ये इसमें कितने टर्म्स हैं 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 5। n प्लस वन कितना हो जाएगा 6, और 6 n प्लस वन हो गया, n प्लस वन माइनस आर करेंगे तो n प्लस वन माइनस आर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 इक्वल्स टू फोर्थ टर्म। तो आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये वाला फोर्थ टर्म है। समझ आ रहा है, लास्ट से सेकंड टर्म, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म। एक बार दोबारा समझेंगे, पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10। तो लास्ट से एंड से सेकंड टर्म, एंड से सेकंड टर्म कौन सा होगा 8। ये r की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2। एंड से सेकंड टर्म कौन सा है 8, सबको दिख रहा है। अब इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 5, 1 2 3 4 5। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, n प्लस वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब हमें ये बोला गया है कि फॉर्मूला है n प्लस वन माइनस rth टर्म, तो हम करेंगे 6 माइनस 2, r हमारा 2 है यानी फोर्थ टर्म। तो हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है। तो जब हमें स्टार्टिंग से एंड से सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो स्टार्टिंग से एंड से सेकेंड टर्म, स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म, ये इक्वल होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से फोर्थ टर्म है तो फिर हम a4 की वैल्यू निकाल लेंगे। a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी एंड दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 3d। ये इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, इसमें a और d की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। a की जगह आप 2 रख दो और फिर d की जगह भी 2 रख दो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। तो एक ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि rth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n प्लस वन माइनस rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्ज़ाम में आता ही है, इसको आपको याद रखना है। या फिर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a प्लस एन माइनस आर इंटू डी। अब देखिए CBSE 2013 में ये आए भाई क्वेश्चन, ये इन्होंने बोला है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड। ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम द एंड, और ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले हमें a और d फाइंड करना है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ d। d कैसे निकालेंगे, किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे। 10 7 4 इस तरह से है, तो फिर 7 माइनस 4 करेंगे, 7 माइनस 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 कितना आएगा -3। किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को 4 माइनस 7 करेंगे, कितना आ रहा है -3। तो d की वैल्यू कितनी हो गई -3। a की वैल्यू 10, d की वैल्यू -3, और an ये सबसे लास्ट में है, लास्ट टर्म है, an कितना हो गया -62। ठीक है, तो इस an की हेल्प से सबसे पहले हम ये फाइंड करेंगे कि n है कितना।
क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था उसमें n की वैल्यू 5 थी, 5 टर्म्स लिए थे उसमें, लेकिन इस AP में हमें पता नहीं चल पा रहा है कि n कितना है। तो सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस टर्म। तो an का फॉर्मूला लगाइए, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, an की जगह -62 आएगा और a की जगह 10 आ जाएगा, n-1 और d की जगह -3 आएगा। अब -10 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये -10 हो जाएगा, 62 -10 इक्वल्स टू n-1 इंटू -3। अब ये -3 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो -62 और -10 ये -72 हो जाएगा, -72 डिवाइडेड बाय -3 करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 से 72 को कैंसिल करेंगे तो 24 आंसर आएगा। सो n-1 इज इक्वल्स टू 24 और फिर 1 को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। समझ आ रहा है? इतना समझ आ गया सबको? बहुत ही सिंपल है। an की वैल्यू -62 है, ये फॉर्मूला लगाओ, इसमें a d की वैल्यू पुट कर दो, सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू 25 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे 11th टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a प्लस n माइनस r इंटू डी। a की वैल्यू हमारी कितनी है 10 और n हमें कितना है इस क्वेश्चन में n 25 और r कितना है 11। जो टर्म हमें फाइंड करना है r टर्म फ्रॉम एंड से जो टर्म फाइंड करना होता है उसकी वैल्यू r होती है, तो हम इसकी जगह 11 रख देंगे और d की जगह -3 रख देंगे, ठीक है। सो ये आ जाएगा 10 फिर 25 माइनस 11 ये 14 आ जाएगा, 14 इंटू -3 फिर 14 इंटू -3 करेंगे तो 10 माइनस 42 आएगा, 10 माइनस 42 करेंगे तो -32 इसका आंसर आएगा। समझ आ गया सबको? एक इजी मेथड और है, सेकंड मेथड है, उससे बहुत ही इजी तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, इसको भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि हमारे पास जो गिवन AP है वो क्या है 10 7 4 ... अप टू -62। इस AP को हम क्या करेंगे, इसकी सीक्वेंस चेंज कर देंगे हम। जो लास्ट में है उसको फर्स्ट में लिखना है, फिर सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड टर्म और फिर जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म बना देना है, तब भी ये AP ही रहेगा। जैसे हमारे पास AP है 2 4 6 8 10, इसका ऑर्डर चेंज कर दीजिए। अब ये असेंडिंग में है, डिसेंडिंग में कर देंगे तो 10 8 6 4 2 इस तरह से ऑर्डर चेंज कर देना है। जब भी लास्ट ये rth टर्म फ्रॉम एंड हमें फाइंड करना होगा तो उस केस में ऑर्डर चेंज कर दीजिए। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे -62 फिर ये -59, ये कहाँ से आया है, ये D से हमने फाइंड किया। D इसमें कितना है, इस क्वेश्चन में D देखेंगे तो -3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, उसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो उस क्वेश्चन में जो D होता है ना, D का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे D की वैल्यू अब यहाँ पे +3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे पास है 2 4 6 8 10, तो अभी इसमें D की वैल्यू कितनी है 2, लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ 10 8 6 4 2, तो अब D की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। तो दिख रहा है बेटा साइन चेंज हो गया है। तो जो भी क्वेश्चन है उसमें हम जब भी आप D फाइंड करेंगे तो जो D आएगा उसका साइन चेंज कर देना है यहाँ पे। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -62 लेंगे, फिर -62 + 3 करेंगे, कितना आएगा -59। -59 आ गया, फिर ... लास्ट में 4 7 10, ठीक है। ये कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जो लास्ट टर्म है उसको फर्स्ट में और जो फर्स्ट टर्म है उसको लास्ट टर्म में कर देंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को। अब यहाँ पे A कितना हो जाएगा -62। अब बहुत ही आसान हो गया ये क्वेश्चन, बस ऑर्डर चेंज करना होता है। A की वैल्यू -62 हो गया, D की वैल्यू 3 हो गया। अब आपको 11th टर्म फाइंड करना है। बस स्टार्टिंग से कौन से नंबर पे होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये एंड से ही हो गया ना, अब हमने शुरू कहाँ से कर दिया -62 से, तो -62 इसके बाद -59 इसके बाद और भी कोई टर्म आएगा, तो हमें ये फाइंड करना है कि 11th टर्म कौन सा आएगा, वही आंसर आ जाएगा। 11th टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, A11 = A + 11 - 1 × D।
11 माइनस 1 10 आ जाएगा, a प्लस 10d, फिर a की जगह माइनस 62 और 10 इंटू डी की वैल्यू 3, इसमें d की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। इस AP में जो नीचे वाला AP है इसमें d की वैल्यू 3 है, तो हम d की वैल्यू 3 रख देंगे यहाँ पे, माइनस 62 और 10 3 30 आ जाएगा, इसको सॉल्व करके माइनस 32 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, कोई भी दे देंगे, rth टर्म फ्रॉम द एंड का एक क्वेश्चन आता है। दोनों मेथड बताए मैंने, दोनों मेथड में से जो भी आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट कुछ रिमार्क हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, ये आपको याद रखना है। 3 numbers ABC are in AP if and only if B equals to A plus C by 2 और 2B equals to A plus C। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तभी वो AP में होगा, समझ आ रहा है। जैसे मान लीजिए 2 4 6 है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 6 ये AP में है, तो ये जो है हमारा एग्जाम्पल इज़ 2 4 6, इसमें A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 4 है और C की वैल्यू 6 है। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो A प्लस सी अपॉन 2 ये फाइंड करो कितना आएगा, ये 2 प्लस 6 अपॉन 2 8 अपॉन 2 और 8 अपॉन 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, दिस इज इक्वल्स टू B, यानी B इक्वल्स टू A प्लस सी अपॉन 2 आ गया, नहीं आ गया। तो अगर कोई भी 3 नंबर AP में होता है तो B इक्वल्स टू जो बीच वाला नंबर होता है इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर डिवाइडेड बाई 2, इसके बराबर होता है। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2B इक्वल्स टू A प्लस सी आ जाएगा। जैसे 2 4 6 है हमारे पास, 2 4 6, तो ये A है, ये B है, ये C है। 2B की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, और A प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस 6, इसकी वैल्यू भी 8 हो जाएगी। यानी 2B इक्वल्स टू A प्लस सी लिखें चाहे B इक्वल्स टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 लिखें, एक ही बात है। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होता है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि 3 नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। जब भी आपको चेक करना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है, तो एक तो मेथड है कि कॉमन डिफरेंस से हम चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। दूसरा मेथड ये है कि हम चेक करेंगे अगर B इक्वल्स टू A प्लस सी बाई 2 हर एक 3 टर्म्स के लिए सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, ठीक है। हेयर B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 and 6, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो जब भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना होगा इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 4, ठीक है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ 4 and 10, कितना आ जाएगा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 14 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। 4 and 10 का अर्थमेटिक मीन 7 आ जाएगा। समझ आ रहा है, 1 मार्क्स में आता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए। क्लियर है सभी को। चलिए इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट है कि 3 टर्म्स अगर आपको AP में सेलेक्ट करना है, 3 टर्म्स इन AP कैन बी सिलेक्टेड एज A माइनस D, A एंड A प्लस D। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार क्वेश्चन आता है 3 टर्म्स का, तो उस केस में हम इस तरह से नंबर सेलेक्ट करेंगे, इससे क्वेश्चन ईजी हो जाता है। अगर 4 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D, ठीक है। ये होगा 4 टर्म्स के केस में। और अगर 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, वैसे तो 4 टर्म्स और 5 टर्म्स के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अगर 5 टर्म्स सेलेक्ट करने हैं तो फिर उसमें आएगा A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D, ये 5 टर्म्स हैं, ठीक है। अगर 5 टर्म्स सेलेक्ट करना होगा तो इस तरह सेलेक्ट करेंगे। इन ज़्यादातर क्वेश्चन 3 टर्म्स का आता है, तो 3 टर्म्स अगर सेलेक्ट करना होगा तो हम A माइनस D, A और A प्लस D सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है और ये कंसेप्ट कॉपी में लिखना है आपको। चलिए इसका एक क्वेश्चन कराया गया है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें ये बोला गया है कि ये तीनों की तीनों टर्म्स जो हैं ये एपी में हैं और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यही ऊपर वाला कंसेप्ट अभी लगाएंगे। मैंने जो बताया था कि ए बी सी अगर एपी में होगा तो फिर 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है, ये बताया था अभी। 2b इक्वल्स टू a प्लस सी होता है ना। तो a की वैल्यू x माइनस 2 है, b की वैल्यू 4x माइनस 1 है और c की वैल्यू 5x प्लस 2 है। इन तीनों में से एक को हम a मानेंगे, फर्स्ट वाले को a, सेकेंड वाले को b और थर्ड वाले को c मानेंगे। एंड वी नो डैट ए बी सी आर इन ए पी इफ़ दिस कंडीशन सेटिस्फाई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। b की जगह हम 4x माइनस 1 रख देंगे, a की जगह x माइनस 2 और c की जगह 5x प्लस 2। अब प्लस 2 माइनस 2 ये तो 0 हो गया, 5x प्लस x ये 6x हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 टू 8x माइनस 2 हो गया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 6x को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो ये माइनस का 6x हो जाएगा और 2 को राइट हैंड साइड में ले आओ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 राइट हैंड साइड में आएगा, प्लस का 2 होगा। अब 8x माइनस 6x ये 2x हो गया, 2x इक्वल टू 2 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इसको राइट हैंड साइड में लाएंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल हो गया 1, तो x की वैल्यू 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इस कंसेप्ट पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, RF टर्म फ्रॉम एंड कैसे फाइंड करेंगे ये क्लियर होना चाहिए, 3 टर्म्स एफी में कैसे सेलेक्ट करते हैं ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये सारे वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 5.2 कर सकते हैं। ये सारे कंसेप्ट आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 अपनी कॉपी में करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।